जमीन पर सबसे बड़ा ओशन 16 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका नाम पैसिफिक ओशियन है। ये ओशन जमीन के 30% हिस्से पर फैला हुआ है। जमीन के 70% से ज्यादा हिस्से पर सिर्फ पानी मौजूद है और जमीन के समुद्र में 133 करोड़ 50 लाख क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा पानी मौजूद है। लेकिन क्या आप इस बात का यकीन करोगे कि साइंसदानों ने एक ऐसा ओशन फाइंड किया है जिसमें जमीन के समुद्र से 3 गुना ज्यादा पानी हो सकता है। ये समुद्र किसी दूसरे सियारे पर नहीं है बल्कि हमारी जमीन के अंदर मौजूद है। आखिर साइंसदानों को इस समुद्र के बारे में कैसे पता चला? कई लोग सोचते हैं कि जो समुद्र हमें जमीन पर नजर आता है वो इतना ज्यादा गहरा है कि उसकी गहराई जमीन की कोर तक जाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जमीन पर मौजूद ओशन का सबसे डीप पॉइंट चैलेंजर डीप है, जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। इसकी गहराई 10,935 मीटर है, जबकि बाकी ओशन की गहराई सिर्फ 3,600 मीटर है। अगर हम इन ओशंस को जमीन की लेयर के लिहाज से देखें तो ये ओशन सिर्फ जमीन की क्रस्ट तक ही फैले हुए हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते और क्रस्ट जमीन का सिर्फ 1% हिस्सा है। हाल ही में साइंसदानों ने जमीन की अंदरूनी लेयर्स में सरफेस की निस्बत 3 गुना ज्यादा बड़ा ओशन फाइंड किया है। साइंस के मुताबिक ये ओशन अपर और लोअर मेंटल लेयर के आसपास मौजूद होगा, यानी जमीन की सरफेस से 2000 किलोमीटर नीचे। लेकिन यहाँ ये सवाल आता है कि साइंस को इतनी गहराई में ये कैसे मिला? हाल ही में साइंसदानों को अफ्रीका के एक मुल्क बोट्सवाना में एक डायमंड मिला था, जिसके बारे में ये ख्याल किया गया कि ये डायमंड वोल्केनिक एरप्शन की वजह से जमीन की सतह पर आया है, लेकिन इससे पहले ये जमीन से 660 किलोमीटर नीचे था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि ये डायमंड 660 किलोमीटर नीचे था। ये बात जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट फॉर जियो साइंस के साइंसदानों ने इस डायमंड को रोमन इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से एनालाइज करके पता लगाई थी कि ये 660 किलोमीटर की गहराई से आया है। ये बात आप जान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम मॉलिक्यूल्स के फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसके बारे में सब कुछ जान पाते हैं कि वो कैसे बना और वह जमीन की कितनी गहराई में मौजूद है। बोट्सवाना में मिलने वाले डायमंड में साइंसदानों को रिंग वॉटी और वेट्सलाइटी के नाम से 2 मिनरल मिले। इन दोनों में एक खासियत है कि ये दोनों मिनरल अपने अंदर पानी की काफी ज्यादा मिकदार को जज़ब कर लेते हैं। साइंसदानों को उस मिलने वाले डायमंड में पानी मिला और ये पानी उसी समुद्र का है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर जमीन की गहराई में इतना बड़ा समुद्र कैसे बना? जमीन की सरफेस बहुत ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। ये प्लेट एक दूसरे को स्लाइड करती रहती हैं, जिससे नई प्लेट बनती रहती हैं। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहा जाता है और ये प्रोसेस ओशन की सरफेस में सबसे ज्यादा मिलता है। ये सबडक्शन वोल्केनिक एरप्शन की वजह से बनती है और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो इसके दौरान कुछ डेंट्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से समुद्र का पानी जमीन के नीचे जाना शुरू हो जाता है और ये पानी कई अरब सालों से नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे इतना बड़ा समुद्र बन गया। इससे हमें एक और बात पता चलती है कि जमीन के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें बारिश से लेकर इवेपोरेशन जैसे प्रोसेस शामिल हैं, वो सिर्फ जमीन की ऊपर वाली सतह तक नहीं रहते, बल्कि इसका ताल्लुक जमीन की अंदरूनी लेयर से भी है। जिस ओशन को साइंसदानों ने जमीन की अंदरूनी लेयर्स में फाइंड किया है वो जमीन के ऊपर मौजूद समुद्र की तरह लिक्विड नहीं है, बल्कि वहाँ पर पानी पत्थरों के दरमियान क्रिस्टल की शक्ल में मौजूद है, यानी पानी जमा हुआ है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि जमीन के अंदर ओशन की बात सामने आई है, बल्कि इससे पहले भी एक साइंसदान जोलस ने 19वीं सदी में सबसे पहले जमीन के अंदर ओशन के मौजूद होने का आइडिया दिया था और 21वीं सदी तक आते आते हमें इसके सबूत मिलना शुरू हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये ओशन असल में कितना बड़ा है और जमीन के किन किन एरियाज में फैला हुआ है। इन सारी बातों के बारे में हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये ओशन असल में मौजूद है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हम इसके पानी को जमीन के अंदर से निकाल कर सतह पर ला सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इस ओशन तक जाना होगा।
लेकिन अभी के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ये जमीन के नीचे 600 किलोमीटर की गहराई से शुरू होता होगा। तो क्या हम इतनी गहराई तक जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। 1970 में सोवियत साइंसदानों ने रशिया और नॉर्वे के बॉर्डर के करीब एक सुपर डीप बोर होल को ड्रिल करना शुरू किया। 1989 तक वो 12,262 मीटर की गहराई में पहुंच गए। ये इंसानी तारीख में किया गया सबसे गहरा बोर होल था और हमारे पास अभी जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम इससे ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकते। यानी फिलहाल उस पानी को जमीन पर लाने के लिए हमारे पास कोई भी अच्छा तरीका मौजूद नहीं है। लेकिन हकीकत में जमीन के अंदर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं कि नासा ने इस वक्त हमारी स्पेस में 10,000 प्लैनेट्स फाइंड किए हैं, जिनमें कुछ बहुत ज्यादा गर्म हैं, कुछ बहुत ज्यादा ठंडे हैं और कुछ बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हैं, लेकिन कुछ हमारी अर्थ जैसे हैं। लेकिन इनमें तो ऐसे हैं जिन्होंने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। ये दोनों जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहे थे उसका नाम G1002 है, जो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। हमारी स्पेस में जितने भी स्टार्स हैं उनमें ज्यादा तादाद रेड ड्वार्फ स्टार्स की है। इनका साइज हमारे सन जैसे स्टार से काफी छोटा होता है, लेकिन ये ट्रिलियन ईयर तक जिंदा रहते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों प्लैनेट्स इस स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर इसे ऑर्बिट कर रहे थे। जो भी प्लैनेट किसी स्टार के हैबिटेबल जोन में होता है उसमें लिक्विड वाटर के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हैबिटेबल जोन किसी भी स्टार का वो एरिया होता है यहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना ही कम होता है, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। अगर कोई प्लैनेट अपने स्टार के ज्यादा करीब होगा तो उस प्लैनेट पर पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, और अगर वो प्लैनेट अपने स्टार से दूर होगा तो उस पर पानी बर्फ बन जाएगा। लेकिन हैबिटेबल जोन में ऐसा नहीं होता। वहाँ टेम्परेचर पानी को लिक्विड फॉर्म में रखता है जैसे हमारी जमीन पर है। क्योंकि G1002 स्टार का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए इस स्टार का हैबिटेबल जोन इसके बहुत ज्यादा करीब होता है। जो दो प्लैनेट्स इसको ऑर्बिट कर रहे हैं उनमें से एक का नाम G1002b है और दूसरे का नाम G1002c है। हैबिटेबल जोन में होने की वजह से साइंसदान इन दोनों प्लैनेट पर लाइफ को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी वजह से साइंसदानों ने इनको स्वीट स्पॉट का नाम दिया है। साइंसदान किसी प्लैनेट को स्वीट स्पॉट का नाम उस वक्त देते हैं जब ज्यादा चांसेस हो कि इस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ये स्टार सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम से 16 लाइट ईयर दूर है। इस स्टार सिस्टम को साइंसदानों ने एस्प्रेसो और कारमेनस इंस्ट्रूमेंट की मदद से फाइंड किया है। इस स्टार सिस्टम को फाइंड करते हुए साइंसदानों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि G1002 की लाइट इतनी कम है कि इसको फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी। साइंसदानों ने 139 स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हुए प्लैनेट्स को उसी जगह से फाइंड किया। यहाँ पर 2017 से 2021 तक इनको ढूंढा जा रहा था। ये दोनों अपने स्टार को बहुत ज्यादा करीब से ऑर्बिट करते हैं। G1002b अपने स्टार के गिर्द अपने एक चक्कर 10 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल अर्थ के 10 दिनों के बराबर है। जबकि G1002c अपना एक चक्कर 20 दिनों में कंप्लीट करता है। साइंसदानों का अगला टारगेट इनके एटमॉस्फेयर का पता लगाना है। एक साइंसदान का कहना है कि वो दी फ्यूचर एंडल स्पेक्ट्रोग्राफी ELT का यूज करके इसमें से ऑक्सीजन को तलाश करेंगे। आज तक हम कायनात में 10,000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट को फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम कायनात में मौजूद दूर से दूर और कम ब्राइटनेस वाले ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। हम इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब इन ऑब्जेक्ट्स में से लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।